जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 23 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो मुझे जरूर बताइए कि आपने बैचेस ज्वाइन कर लिया है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये बैचेस जरूर ज्वाइन कर लो। प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रॉपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी जो है वो करवाई जाती है। और ये है आज के टॉपिक जिनको हम लोग एक एक करके जो है वो कवर अप करेंगे। ये क्यों लिखा हुआ है इसमें? आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कुछ? यू आर यूजिंग इनहैंस्ड इनक्रिप्शन, पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है। पता नहीं है, कोई टैगलाइन आ गई शायद, आपको भी स्क्रीन पे जो है वो दिख रही होगी, तो अवॉइड करिएगा इसको। पता नहीं क्या आ गया, ये एनहांस इंक्रिप्शन करके कुछ आ गया है। पता नहीं क्या है भाई। चलो, तो अब मैं आपसे जो है वो क्या कह रहा था कि पेन और पेपर लेकर बैठो। मैं आपको जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना है। और टॉपिक से बीच में कुछ चीजें बताऊंगा, हाईलाइट करूंगा, उसको आपको नोट डाउन करना है ना। और अभी आपके कमेंट्स में देख लेता हूँ। सर, आकांक्षा अग्निहोत्री ने लिखा है कि 20 जून से जो है ये रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर रही हैं। वेरी गुड यार, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और आपने लिखा है कि क्या 2 साल में यूपीपीसीएस क्वालिफाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आपको कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो क्यों नहीं कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कर लेना। राइट। और अगर आप बताओगे कि करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको हो सकता है कि कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाए। क्योंकि कोर्सेज से क्या रहता है कि आपके पास जो है वो प्रॉपर टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होती। इवन आपके पास मेंटर्स भी होते हैं सब्जेक्ट वाइज जो आपको हेल्प कर सकें, राइट, आपके डाउट्स वगैरह को सॉल्व कर सकें। तो जहां पर भी ज्वाइन करो, हमारे पास भी बहुत अच्छी फैकल्टीज अवेलेबल हैं और बेस्ट हैं। यूपीपीसीएस के लिए तो आंख बंद करके आप ज्वाइन करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से अच्छा तो कोई और है ही नहीं इस मामले में। हर साल सिलेक्शंस, मतलब ऐसे नहीं 5-10 लोगों का सिलेक्शन करवा दिया। आप देखिए जरा सिलेक्शन की लिस्ट, हंड्रेड्स में सिलेक्शन आपको रेहो मिलेंगे। प्रीति मिश्रा के आंसर्स आए, वेरी गुड। आयुष गुप्ता, बहुत शानदार यार, बहुत शानदार। आप लोग की रेगुलरिटी देखकर मजा आ जाता है। बस ऐसे ही कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो, क्वेश्चंस जो मैं पूछता हूँ उसके आंसर्स देते रहो। दीपशिका सिंह, वेरी गुड। दीपांशी, बहुत बढ़िया यार। साहिल अख्तर, रेगुलरिटी मेंटेन करो, बहुत बढ़िया ऐसे ही। आयुषी सिंह, बहुत बढ़िया। रोहित ने लिखा है कि नए हैं अभी इस चैनल पर, वो तो डाउनलोड कहाँ से करना है पीडीएफ को? तो रोहित, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। मोहम्मद रजा सर, जो न्यू स्टूडेंट्स दिस मंथ ज्वाइन हुए हैं उनको पुराने टॉपिक्स कैसे पता होंगे? तो पुराने टॉपिक्स के लिए मैंने आपको बताया पीडीएफ जो है ओपन करो, क्योंकि देखो आप जिस दिन एग्जामिनेशन लिख रहे हो उस दिन से आपको एटलीस्ट 1.5 साल के करंट अफेयर्स कवर करने पड़ेंगे। और उसके लिए इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो, पीडीएफ आपको जो है मिल जाएंगी। पीडीएफ से गो थ्रू करो चीज़ों को, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उस दिन के करंट अफेयर्स पे जाकर जो है वो समझ लो। राइट, सीख लो कि उस दिन के करंट अफेयर्स में क्या चीज़ बताई गई है। राइट। और बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रीड करते रहो, करंट अफेयर्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे आपने लिखा है कि सर क्यू के डी का टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि क्यू के डी का तो वो टॉपिक था ही नहीं। राइट। वो तो बीच में चीजें दी गई थी, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉल करवा दी। इवन मैंने आपको बताया भी था कि क्वांटम जो इंटेंगलमेंट जो होता है वो बेसिकली टारगेट कर रहा है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के ऊपर, कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड रहे। राइट। आएगा वो टॉपिक, बार बार रिपीट होते रहते हैं, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। अगर आपको कोई टॉपिक पीडीएफ के थ्रू भी समझ में जो है वो नहीं आया तो आप उस टॉपिक को कहीं पर लिख लो, दोबारा जब वो टॉपिक रिपीट होगा तब सुन लेना, उसको समझ लेना अच्छे से, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है इसमें मल्टीपल टाइम्स टॉपिक जो है वो रिपीट होते ही हैं, क्योंकि वो स्टैटिक के साथ अपना लिंक होता है। श्वेता यादव, वेरी गुड यार। ईशा ठाकुर, बहुत शानदार। पायल भारती, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये आप लोग के मैंने कमेंट जो है वो देख लिए हैं, और जिसको जो भी पूछना है आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट डे आपको जो है वो डेफिनेटली रिप्लाई जो है वो दूंगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली केरल का पीजीआई परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है ये टॉपिक है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, इस पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो बस आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, बाकी कुछ ज्यादा चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। पीजीआई का मतलब होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग केरल का परफॉर्मेंस जो है वो क्या रहा, आइए समझते हैं। ठीक है। पीजीआई 2.0
एक एविडेंस बेस्ड टूल होता है गाइस, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था, लिख लेना, पीजीआई, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। 2017 में जो है वो इसको जो है वो लॉन्च किया गया था, 2017 में जो है वो पीजीआई 2.0 को जो है वो लॉन्च किया गया था। आप लिखेंगे क्या है ये, तो पहला पॉइंट एविडेंस बेस्ड टूल, ये हम लोग को देखने को होता है, साक्ष्य आधारित उपकरण है ये, राइट। अब किस पर्पस के लिए, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे स्कूल एजुकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर करने के लिए, क्या चीज के लिए, स्कूल एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है उसको मेजर करने के लिए, राइट। तो ये टूल है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, इसके टारगेट से अलाइंड है। इसमें टोटल स्कोर जो होता है वो 1000 होता है, लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, टोटल स्कोर जो होता है वो 1000 पॉइंट्स का होता है इसके अंदर, कभी कभी ये स्टेट पीएससी पूछ सकती है। दक्ष 1951 टू 1000 से लेकर अक्षनी 3, 0 से लेकर 320 तक की इसमें रेंजिंग हम लोग को देखनी होती है, यानी कि अलग अलग ग्रेड बैंड्स इसके अंदर जो है वो दिए गए हैं। ये वाला पॉइंट भी लिखना, दक्ष और आकांक्षी, सॉरी आकांक्षी। 2023-24 के लिए 594.2 पॉइंट्स स्कोर किया है केरल ने, जो कि 601.9 पॉइंट्स पिछले साल था उससे कम है, राइट। तो केरल का स्कोर जो है वो एजुकेशन सिस्टम के मामले में जो है वो कम हुआ है। सिर्फ सुन लो आप ये, केरल का स्कोर, जो केरल जो एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है, वो कम हुआ है। केरल ने प्रचेष्टा 3 बैंड 31% टू 40% जो है 40% तक का रिटेन किया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, डोमेन वाइज परफॉर्मेंस की जो है बात करें, पंजाब की बात करें, तो पंजाब ने भी यानी कि प्रचेष्टा में हाईएस्ट स्कोर जो है वो किया है। आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं, उसमें लिखने की आपको जरूरत नहीं है। केरल, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, ये सब जो है वो, यानी कि केरल का स्कोर जो है वो पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, और पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान जैसे स्टेट्स ने बेटर परफॉर्म किया है। ये बस बेसिकली फैक्ट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। एक्सेस टू एजुकेशन की बात करते हैं, तो पहले तो लर्निंग आउटकम और क्वालिटी की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है वो किस क्वालिटी का पढ़ाया जा रहा है। तो केरल के अंदर क्वालिटी जो है वो डाउन हुई है, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान के अंदर जो है वो क्वालिटी अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, ठीक है। एक्सेस की बात करें कि लोगों को एजुकेशन का एक्सेस कितना है, तो केरल जो है उसने अच्छा स्कोर जो है वो परफॉर्म किया है, 80 में से 72.1, राइट, टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में आ गया है। और पुडुचेरी जो है उसका स्कोर जो है वो सही नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक हम लोग को जो है वो देखने को, अच्छा इसने अच्छा कर दिया, सॉरी, पुडुचेरी ने और बेहतर कर दिया, केरल से ज्यादा कर दिया, 73.7। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप समझ ही रहे हो कि भाई स्कूल के अंदर बेंच, टेबल, टॉयलेट ये सब अवेलेबल है कि नहीं, तो उसकी बात की जा रही है। तो मुझे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इन्होंने केरल से रिलेटेड टॉपिक जो है वो यहाँ पर क्यों रखा है, स्पेसिफिकली केरल से रिलेटेड टॉपिक, मतलब उतना आपसे तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी चलो इन जनरल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये चीज जरूरी है कि जो टॉप स्कोरर था वो, उसका स्कोर जो है वो कम हुआ है, राइट। तो और क्वालिटी एजुकेशन को सस्टेन रखने के लिए काम करना जो है वो जरूरी है। इक्विटी आप समझते ही होगी, जो बैकवर्ड है उनको आगे बढ़ाने के लिए, इसमें दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ने बेहतर परफॉर्म किया है भाई, है ना। गवर्नेंस की बात करें, शासन जो है वो कैसा चल रहा है, तो केरल का स्कोर काफी कम है, सबसे वीक है। गुजरात, चंडीगढ़ के अंदर इस स्कूल एजुकेशन का शासन जो है वो काफी बेहतर है, एडमिनिस्ट्रेशन काफी बेहतर है, गवर्नेंस काफी बेहतर है। टीचर एजुकेशन की बात करें तो केरल 91.4 पे आता है, ठीक है। 3 राज्यों में से सिर्फ इकलौता, मतलब 3 में से एक एक राज्य, मतलब 3 राज्य जिन्होंने ये अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि वहां के टीचर जो है वो अच्छी क्वालिटी, यानी कि अच्छे बेटर टीचर्स हैं, अच्छी एजुकेशन वाले हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मतलब आप ये कह सकते हो, ठीक है। 2022-23 में 10 डिस्ट्रिक्ट ने उत्तम 3 ग्रेड पाया, 2023-24 में 4 डिस्ट्रिक्ट ने उत्तम 3 पाया, 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिफ्ट हो गए हैं प्रचेष्टा 1 में। ये लिखने की जरूरत नहीं है गाइस आप लोगों को, ठीक है। चंडीगढ़ जो है वो टॉप में हम लोग को देखने को मिल रही है, मेघालय बॉटम में हम लोग को देखने को मिल रही है। पता नहीं ये इन्होंने इस टाइप का टॉपिक क्यों दे दिया, आई डोंट थिंक ये वाला टॉपिक आपको अभी ध्यान में रखने की आवश्यकता उतनी ज्यादा। आप ये ध्यान में रख लो जो चीज मैंने आपको बताई है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, ये किस चीज की ग्रेडिंग देता है ये पूछेंगे तो आपको पता लग गया कि भाई स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस का एक टूल है ये, जो बताता है 2017 से जो है वो शुरू हुआ है, बस दैट्स इट, इतना ही बस ध्यान रखो, इससे ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं। बस हाँ, एक मेंस के परस्पेक्टिव से ये चीज ध्यान में रखना कि केरल का भी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके लिए हमें क्या क्या चीजों पर काम करना जरूरी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हम लोग जो है वो करें, है ना।
डिसएडवांटेज और ट्राइबल बच्चे जो हैं उन उन तक और एक्सेस पहुंचाने के लिए काम करें, गवर्नेंस को और बेटर करें, है ना। इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि लाइब्रेरीज को अपग्रेड करना, साइंस लेबोरेटरीज पर काम करना, डिजिटल क्लासरूम्स पर काम करना, बेसिक सैनिटेशन पर काम करना, है ना। इक्विटी को प्रमोट किया जाए कि कोई भी कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर पीछे ना छूटे, सब लोग जो है वो एजुकेशन की पहुंच जो है वो सब तक होनी चाहिए, राइट। तो ये बस एक टॉपिक है बेसिक सा, इसमें कुछ नहीं था यार। इसमें 2 पॉइंट बस आपको जो है वो लिखने थे, दैट्स इट, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, अब आपको ऑलरेडी पता है ईरान इसराइल का मुद्दा जो है वो चल रहा है अभी। यूएसए, कल की ही न्यूज है, लेटेस्ट वाली मैं आपको बता रहा हूँ, यूएसए आ गया है। मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, होपफुली आपने वो शॉर्ट देखा होगा, डूम्सडे प्लेन का, जो अपलोड जो है वो हो चुका है ऑलरेडी। तो इस टाइप के टॉपिक्स भी जो है वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार ऐसे टॉपिक्स रेगुलर करंट अफेयर्स वाले आपके लेक्चर में जो है वो नहीं आ पाते, तो उससे रिलेटेड मैं शॉर्ट्स भी जो है वो बना देता हूँ, राइट। बट यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, डूम्सडे वगैरह एक बेसिक जनरल नॉलेज की जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि डूम्सडे प्लेन है क्या। तो उससे रिलेटेड बढ़िया वीडियो बनाया है मैंने, जाकर देखना अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो, इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो भी बहुत स्थिति जो है वो खराब चली रही है, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। ईरान न्यूक्लियर एस्केलेशन का टॉपिक है। अब तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उन पर हमला जो है वो कर दिया है। और अभी कुछ दिनों पहले ही आपको याद आ रहा हो, हमने न्यूज में डिस्कस भी किया था कि इसराइल और ईरान के बीच में टेंशन क्रिएट हुई थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो इसराइल के पीछे थपथपाया हाथ और कहा कि टेंशन मत लो, ईरान अगर हरकत करेगा तो मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराऊंगा और वेपन्स भी दूंगा और उड़ा देंगे ईरान को। क्योंकि ईरान और यूएसए की बनती नहीं, ये प्रॉपर तरीके से याद है, पिछले हफ्ते की बात है, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, राइट। और उसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए भी मैंने आपको कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत गर्म है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। चलिए आइए मैं आपको जो है बता देता हूँ, यूरानियम एनरिचमेंट का क्या परसेंटेज वेपन ग्रेड माना जाता है। पहले तो इसका आंसर दो आप, देखते हैं किसको इसके बारे में पता है। यानी कि आप यूरानियम को कितना एनरिच करोगे तो वो वेपन बनाने की क्षमता में आ जाएगा, कितने परसेंटेज एनरिचमेंट के बाद, बताओ। ये अगर आपने जो टॉपिक है ना आपके सिलेबस के अंदर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो उस टॉपिक में यूरानियम इनरिचमेंट का परसेंटेज बताया है। और ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, कॉमन मैन न्यूज को जनरल तरीके से पढ़ते हैं, बट आप आने वाले समय के ऑफिसर्स बनने वाले हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको जो है वो पता होना चाहिए एग्जैक्टली टेक्निकलिटीज भी, फैक्ट्स फैक्ट्स भी। तो इसलिए हमेशा टेक्निकलिटीज फैक्ट्स अपने दिमाग में रखा करो, उससे आपकी एक पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। जब आप किसी से बात भी करोगे ना, जैसे अभी डूम्सडे प्लेन का मैंने टॉपिक बनाया है ना, अब आप जब किसी से डूम्सडे प्लेन के बारे में बात करोगे तो सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि अरे जब न्यूक्लियर अटैक होता है लैंड पर तब वो प्लेन जो है वो उड़ता है और उस पर कंट्रोल जो है वो किया रहता है, उस पर प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस वाले लोग बैठे रहते हैं, नहीं। इस ये तो बोलोगे ही बोलोगे, उसके अलावा इसके फीचर्स भी बताओगे कि भाई मतलब ये बिना उतरे जो है वो, यानी कि बिना जमीन पे आए जो है वो काफी दिनों तक जो है वो ऑपरेट कर सकता है, कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकता है, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो लगी हुई है। इसको न्यूक्लियर अटैक का कुछ असर जो है वो पड़ेगा नहीं, इसके अंदर खिड़कियां नहीं होती हैं, रडार जो होता है ना, सॉरी रेडिएशंस जो न्यूक्लियर से निकलते हैं उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका प्रूफ है ये, रेडिएशन प्रूफ आप कह सकते हो, राइट। ऐसी चीजें आपको बोलिए तब लगेगा कि हाँ यार यू हैव नॉलेज अबाउट समथिंग। ऐसा थोड़ा ना कि कुछ भी कॉमन उठाकर बोल दिया, जस्ट लाइक दिस ओनली। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बना रही है तो दैट या फिर न्यूक्लियर पर काम कर रही है, और आज की डेट में सभी कंट्रीज क्लीन एनर्जी के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, राइट। ऑलमोस्ट यानी कि जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, राइट, तो वो लोग काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं, राइट, यूरानियम एनरिचमेंट के ऊपर। बट कितने परसेंटेज के बाद वो बॉम्ब बन जाता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आइए सुनो, पहले तो मैं लेटेस्ट चीज आपको बताता हूं कि इसराइल ने ईरान के मेजर न्यूक्लियर साइट्स जैसे कि इस्फाहन, फोर्डो और नतान्स, इन पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक किए हैं। यानी कि जहां पर ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है या यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, उन साइट्स पर जो है वो अटैक कर दिया इसराइल ने, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन एरियाज का रोल है यूरेनियम एनरिचमेंट और प्रोसेसिंग में काम करना, यानी कि इस क्षेत्र पर ये लोग यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं। अब ईरान ने 60% प्योरिटी तक यूरेनियम एनरिच करना शुरू किया है, जो वेपन ग्रेड अप्रोक्सीमेटली 90% के काफी करीब है। मतलब अब आपको आंसर मिल गया कि वेपन जो है वो तैयार करने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट जो होना चाहिए, देखो लिखा हुआ है यहां पर, ये चीज यहां पर बताई गई। यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और अभी ईरान जो है वो
किस लेवल तक पहुंच गया, 60% प्योरिटी लेवल तक पहुंच गया। इससे टेंशन हो रही है कि ये बॉम्ब अब तैयार कर देगा। और सुनो, ये चीज भी ऊपरी से पता है, वी नेवर नो कि ये इसकी प्योरिटी इसने और हाई कर दी, क्योंकि ये 60% वाली प्योरिटी के जो जो न्यूज आ रही है ना, ये आज की नहीं है। ये पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले 4 साल से ये खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है कि ईरान अंदर ही अंदर काम कर रहा है, और सिर्फ एक ही चीज आ रही है, 60%, 60%, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको तक कुछ एरियाज में आने से मना कर दिया था ईरान ने कि आप मत आओ उस साइट पे। या उनको शक हो गया कि ईरान जो है वो कुछ ना कुछ तो खुरापाती चीजें पर इन्वॉल्व है। पता है आपको? दिस इज द गेम। और ईरान ये बहुत समय से जो है वो कर रहा है। तो ईरान, हमें नहीं पता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आज की डेट में है कि नहीं है, बट शक पूरा है कि उसने तैयार कर दिए हैं। इस लेवल तक यूरानियम को एनरिच कर दिया। अब आपको समझना यह है यूरानियम एनरिचमेंट क्या है। तो दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू यूरानियम 235 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है, राइट। और नेचुरल यूरानियम के अंदर हम लोग को मोस्टली यूरानियम 238 देखने को मिलता है, जो कि 99.27% होता है। और 0.72% यूरानियम 235 होता है। समझे आप? यानी कि सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि जो जो नॉर्मल जो यूरानियम 235 है उसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके टारगेट जो है वो किया जाता है कि उसको इतना स्ट्रांग जो है वो बना दो कि उसकी जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है ना वो और फास्ट हो जाए, जिससे कि वो न्यूक्लियर वेपन बनने के लिए रेडी हो जाए। समझे आप? तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लिख लो पूरी की पूरी, और ये याद भी रखना है। U38 जो है वो फिजन कंटिन्यू नहीं कर सकता, बट U35 फिजाइल है और न्यूक्लियर पावर और वेपन्स के लिए जरूरी है। तो ये क्या कर रहा है, देखो U38 काम का नहीं, आप ये कह सकते हो, क्योंकि वो फिजन नहीं करेगा। बट ये तो कर सकता है U235। तो इसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रोसेस है ये यूरानियम एनरिचमेंट। समझे आप ये चीज? तो और समझाता हूं, चलो। अभी भी ऊपर से चीजें गई होंगी, फिर से सुनो। यूरानियम यूरानियम एनरिचमेंट क्या होता है? पहला पॉइंट, नेचुरल यूरानियम में जैसे कि आपने खुदाई करी, आपको यूरानियम मिला, इसके अंदर होता है 99.27% U238, है ना, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं कर सकता। ये चीज लिख लो। आपने खुदाई करी, खुदाई करके आपको यूरानियम मिला, तो यूरानियम के अंदर U238 99.27% होता है, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं बना सकता। नेक्स्ट पॉइंट, U235 जो है वो मात्र 0.72% में है उस नेचुरल यूरेनियम में, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंटिन्यू कर सकता है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, U235 के कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, राइट। और उसी चीज को जो है वो उसको इनरिचमेंट कहा जाता है। यानी कि आप 0.72% से उसको 60% के ऊपर जो है वो ले जा चुके हो। समझिया? तो ये चीज है, उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो कंटिन्यूसली, जिससे कि और वो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कर सके। अब ये जो न्यूक्लियर की जो साइट है जहां पर इसराइल ने अटैक किया, जैसे कि नटान्स और फोर्डो, इस साइट्स के नाम थोड़े से लिख लेना, क्योंकि ये साइट्स वगैरह जो होती है ना, इससे रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चंस आ सकता है कि ये साइट किसकी है, कौन सी कंट्री की है, अभी न्यूज में थी, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो नटान्स और फोर्डो ये एनरिचमेंट साइट है जहां पर सेंट्रीफ्यूग कैस्केड्स का उपयोग करते हैं ये लोग, यानी कि वही न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट का। और इस्फहान, यहां यूरेनियम कन्वर्जन होता है, स्पेशली UF6 गैस जो है वो बनती है, जो सेंट्रीफ्यूग में जो है वो यूज होती है। अब इसमें इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, साइट्स के बस आपको जो है वो नाम पता होना चाहिए, जहां पर रॉ यूरेनियम जो है वो लाया जाता है और उसका एनरिचमेंट जो है वो किया जाता है। और यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि U238 के कॉन्सेंट्रेशन या U235 के कॉन्सेंट्रेशन को और इंक्रीज करना, बढ़ाना, स्ट्रॉन्ग करना। अब फिर भी मैं आपको पूरी प्रोसेस सिंपल तरीके से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। यूरेनियम ओर को कन्वर्ट किया जाता है UF6 गैस में, और सिंपल शब्द में समझाऊं तो आपने यूरेनियम निकाला, अब उसको आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। ये गैस हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग्स में डाली जाती है। समझे आप? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग्स में ये गैस जो है वो डाली, गोल गोल घुमाया जाता है, यानी कि इस गैस को जो है वो एक जगह पर बहुत तेजी से घुमाया जाता है। क्यों? जिससे उसके पार्टिकल्स जो है वो अलग हो जाए, काम की चीज अलग कर लें, जो फालतू चीज है उसको फेंक दें।
जो हैवी U-238 पेरीफेरी में जो है वो चला जाता है, और लाइट U-235 सेंटर में आ जाता है। हैवी वाला दूर चला जाएगा, लाइट वाला इसके बीच में रहेगा, गोल गोल जब घुमाया जाता है सेंट्रीफ्यूग वाली प्रोसेस में। समझे आप? तो लाइट वाले पास में आ गए, अट्रैक्ट हो गए, मतलब हमें चाहिए U-235, जो मैं आपको बता चुका हूं, जो काम का है बेसिकली, क्योंकि उसी के अंदर वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनाने की प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, U-238 और U-235 में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनाने की प्रॉपर्टी किस में है? U-235 आपका आंसर होगा। बट नेचुरली ये बहुत कम पाया जाता है, तो इसको जो है वो फिर और उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, इसको और इकट्ठा किया जाता है और उसके परसेंटेज को बढ़ाया जाता है। अब कैस्केड्स में मल्टीपल सेंट्रीफ्यूज होते हैं, हर स्टेज में थोड़ा थोड़ा U-235 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, यानी कि थोड़ा आगे गए तो और बढ़ाया, आगे गए तो और बढ़ाया। समझा? अब सुनिएगा आप, एंड में जाकर लो एनरिच यूरेनियम, 3 से 5% यूरेनियम 235, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए होते हैं 3 से 5%। इसका उपयोग आप कर सकते हो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब हाईली एनरिच यूरेनियम 90% U-235 उसमें होता है, राइट, जिससे आप वेपन जो है वो बना देते हो। अब आपको समझ में आ गया कि किस यूरेनियम से वेपन बन सकते हैं, जिसके अंदर U-235 का कंटेंट 90% होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान सुन लो गुरु, सभी के सभी, ऐसा कोई और आपको समझाएगा नहीं, ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। इस तरीके से आपने खुदाई करी, अब ध्यान सुनना, आपने निकाला यूरेनियम, यूरेनियम में दो चीजें हैं, ये मान के चलो, 235 238। 235 कम मात्रा में है, 0.72% में है, U-238 जो है वो 99.27% में है। बट काम का इन दोनों में से क्या है? U-235 जो कम मात्रा में है, राइट, क्योंकि इसी में ही न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनाने की क्षमता है। हम क्या करेंगे, यूरेनियम ओर को जो है वो, यानी कि जो कच्चा यूरेनियम निकला उसकी हम गैस बना लेंगे। अब जब इस गैस को जो है वो गोल गोल घुमाया जाएगा बहुत ज्यादा स्पीड में, तो जो लाइट वाला U-235 जो है वो सेंटर के नजदीक आ जाएगा, और जो हैवी वाला आइटम जो है U-238 वो दूर भाग जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? U-235 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस U-235 को जो है वो बार बार कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अलग अलग फेजेस में जो है वो उसको ले जाकर इसकी क्षमता को और बढ़ाएंगे। ये जो थोड़ा थोड़ा हमें मिला ना, 0.72% इसकी क्षमता बढ़ाते रहेंगे। अब जब हम इसको 3 से 5% तक लेकर आ गए, U-235 हमने 3 से 5% अगर कर लिया, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बट यही अगर 90% हो गया तो बॉम्ब बन जाएगा। तो ईरान अभी कितने परसेंट पे है? ऐसा माना गया है कि वो अभी 60% के ऊपर कंफर्म्ड है कि वो क्रॉस कर चुका है। तो वो न्यूक्लियर वेपन ग्रेड बनाने की क्षमता तक जो है वो पहुंच चुका है। समझे आप? दिस इज द गेम। अब ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा। क्लैरिटी अब मिल गई ना, क्लैरिटी, स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी मिल गई। इसके अलावा आपको कुछ और ना एग्जाम में लिखने की जरूरत, ना समझने की जरूरत। आपको साइंटिस्ट थोड़ा ना बनना बैठ के, आपको मेन गेम पता होना चाहिए। U-235 बात खत्म। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, है ना, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो उसमें जितना जिस टॉपिक में घुसना है उतना मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस डेप्थ तक घुसो, उससे ज्यादा अगर आप घुसोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, इंटरेस्ट से आपका तो डेफिनेटली घुसो, बट टाइम वेस्ट मत करो, दूसरी अपनी एक्टिविटी पूरे दिन की कर लो, फिर सर्च करते रहो, मुझे उससे क्या मतलब। बट अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, यही लोग गलती करते हैं। सिविल सर्विसेज एक समुंदर है भैया, उसमें आपको पता है कि कितनी मछलियां जो है वो कहाँ से जो है वो पकड़नी है। सिर्फ उतना अगर आप जान गए तो आप सिर्फ उसी जगह पे जाओगे जहां पर वो मछलियां मिलती हैं। अब यहां पर क्या करते हैं लोग, पूरे समुंदर को जो है वो खोजने में लग जाते हैं, तो हाथ कुछ आता नहीं है, 5-10 साल जो है वो जिंदगी के खराब हो जाता है। फिर सोचते हैं कि अब क्या करें भाई, है। तो इसलिए हर चीज है वो नहीं करनी है, सिर्फ उतनी चीज करनी है जितनी रिक्वायर्ड है। अब आज की डेट में इसराइल सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान जो है वो चल रहा है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बातचीत जो है वो बंद ही हो गई है लगभग। आज की डेट में सभी लोग बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो तैयार करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। तो ये सब इश्यूज है वो देखने को मिल ही रहे हैं। कुछ और चीजें जान लो कि U-235 यूनिक क्यों है, ये चीज आपसे पूछ सकते हैं। अब ये समझ में तो आ गया ना, U-238 और U-235 में सबसे बेस्ट है U-235, यही न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के लिए काम करता है। इसमें 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं जो चेन रिएक्शंस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसमें 146 न्यूट्रॉन्स जो है वो होते हैं, बट ये चेन रिएक्शन नहीं कर सकते, राइट। तो इसका आप बॉम्ब बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हो 238 का।
ठीक है। अब देखो, अब ये जो स्ट्राइक हुई, इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, इसके बाद दुनिया डिवाइड हो गई। कुछ बातचीत चाह रहे हैं और कुछ चाह रहे हैं मिलिट्री एक्शन लो। तो भैया अभी कुछ भी हो सकता है आज की डेट में। 2025 साल तो वैसे ही पता नहीं क्या जो है वो दिखा रहा है। स्टार्टिंग से ही जो है वो एक एक से बढ़कर एक जो है वो नई नई घटनाएं जो है वो सामने आती ही जा रही हैं। तो बस ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताया ना गुरु, बस वो फैक्ट्स जो है वो थोड़े से ध्यान में रखो। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिख कर बताओ, एक रॉ जब नेचुरल फॉर्म में यूरेनियम निकाला जाता है तो उसमें कितना परसेंटेज U-238 होता है और U-235 होता है। देखते हैं अब किसने बहुत ध्यान से पढ़ा है और नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट। अब ये टॉपिक सुनने वाला है, ड्रॉट इमरजेंसी से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है, तो एक बार पानी पी लूं फिर बात करते हैं। अब देखो, ग्लोबल ड्रॉट इमरजेंसी जिसका जिक्र, अब देखो आप जान रहे हो यार, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे दुनिया भर में कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर लेवल हाई होने के कारण आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है ना। अब OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, आज का आपका टास्क है इसके बारे में आपको पढ़ना है, OECD के बारे में। ठीक है, लिख लो कहीं पे। अब इनकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आती है, ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025। पहली चीज तो ये लिख लेना, ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, तो OECD ने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब इनकी रिपोर्ट में क्या बताई गई है, तो वो चीजें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक कॉमन चीजें बताई हुई गई हैं। आइए मैं आपको जो है उसके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये रिपोर्ट में ये कहा गया कि 40% धरती अभी फ्रीक्वेंट और इंटेंस ड्रॉट फेस कर रही है। यानी कि सोचिए, 40% धरती का हिस्सा जो है वो सूखा जो है वो की स्थिति जो है वो फेस कर रहा है। अगर क्लाइमेट एक्शन नहीं लिया गया तो 2100 तक सिचुएशन जो है वो और भी खराब हो जाएगी। तो ये बात हम जानते ही हैं, लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। ये रिपोर्ट ग्लोबल ड्रॉट पैटर्न कि कि क्या ड्रॉट का पैटर्न चल रहा है, किस कारण से ये सूखा पड़ रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, राइट, पॉलिसीज कैसी बनानी चाहिए। तो ये पूरी चीजों को जो है वो ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार हुई। ड्रॉट क्या है, सूखा क्या है, लॉन्ग टर्म इम्बैलेंस वाटर सिस्टम का, यानी कि पानी का सिस्टम जो है वो लंबे समय के लिए जो है इम्बैलेंस हो गया, तो वहां पर सूखा पड़ गया। जैसे वहां पर सरफेस वाटर की कमी हो गई, ग्राउंड वाटर की कमी हो गई, एग्रीकल्चर आपने कर लिया, ह्यूमन सेटलमेंट आपने कर लिया, है ना, जिसमें ओवर यूज जो है वो कर लिया पानी का। तो पानी का ओवर यूज करोगे, पानी बचेगा नहीं तो सूखा ही तो पड़ेगा। अब देखो, अलग अलग प्रकार के ड्रॉट्स होते हैं, ये चाहो तो लिख सकते हो आप। वैसे ज्योग्राफी में आपको जो है पढ़ाया जाता है। एक होता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, एक होता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट, एक होता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। चाहो तो ये तीनों एरो बना के लिख लो, एक ट्राइंगल बनाओ। हमेशा अपने नोट्स को पता है बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहिए, हमेशा ट्राई किया करो। जैसे कि अपने नोट्स है वो बहुत बढ़िया बनाओ, जैसे कि ये ट्राइंगल बना दिया आपने, है ना। एक तरफ लिख दिया, यहाँ पर बीच में जो है वो लिख दो टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स, यहाँ पर लिखो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट्स, यहाँ पर लिखो एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स, यहाँ पर लिखो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स, राइट। अब लिख लो ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, नाम से जन्म नहीं समझ में नहीं आ रहा आपको, मेट्रोलॉजिकल किसकी बात हो रही है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर बात हो रही है रेनफॉल की, बारिश की जो है बात हो रही है ना। मेट्रोलॉजिकल लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। एग्रीकल्चर मतलब आप भाई, मतलब मिट्टी जो है वो आपकी, मतलब वहां पर ज्यादा पानी नहीं है, इसके कारण जो है वो सूखा पड़ गया। हाइड्रोलॉजिकल, राइट, वहां पर रिवर्स लेक्स एक्वाफायर्स का पानी जो है वो कम हो गया। एज सिंपल एज दैट भाई। मेट्रोलॉजिकल बारिश की बात हो रही है, हाइड्रोलॉजिकल नदी वदी और लेक्स फिक्स इनकी बात हो रही है। लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर फिर भी याद नहीं रहेगा तो लिख लो, जो चीज याद है उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज द पॉइंट। इस तरीके से होती है तैयारी, इस तरीके से बनते हैं नोट्स। अब ये चीज सुनो बस, 1900 के बाद सूखे से अफेक्टेड ग्लोबल लैंड एरिया डबल हो चुका है। ये बात हम जानते ही हैं, क्लाइमेट चेंज का असर इतनी तेजी से दिख रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि सूखे सूखा वाली जमीन, या फिर इसको मैं और अच्छा टर्म दूं तो डेजर्टिफिकेशन, ये बढ़ता जा रहा है। 2023 में 48% दुनिया की जमीन पे एटलीस्ट एक महीना एक्सट्रीम ड्रॉट था। ड्रॉट हॉटस्पॉट वेस्टर्न यूएसए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। 62% एक्यूफायर्स में डिक्लाइन ट्रेंड जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, राइट। जहां से पानी निकलता है, नेचुरल पानी जो है वो फुवारा टाइप का जो है वो निकलता है, उसमें डिक्लाइन हो गया, खत्म होते जा रहे हैं सब। ग्लोबल टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। तो ड्रॉट हो सकती है 7 टाइम्स मोर फ्रीक्वेंट और इंटेंस। सोचिए आप, यानी कि अगर बढ़ जाए तो
अभी कितना बढ़ गया, 1.15 डिग्री सेल्सियस तो हमने पढ़ा ही हुआ है। कुछ रिपोर्ट तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की भी जो है वो बात कर रही है। राइट, तो बहुत सारी चीजें भाई, इन सब पर काम करना बहुत जरूरी है क्लाइमेट चेंज पर, नहीं तो फिर स्थिति आने वाले समय की बहुत खराब है। चलिए, अब इकोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ा है। बताया जा रहा है कि 1980 के बाद 37% मिट्टी जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्राई हो चुकी है, सूख गई है मिट्टी। बायोडायवर्सिटी का नुकसान तो हो ही रहा है, जैव विविधता का नुकसान हो ही रहा है। इकोसिस्टम बहुत तेजी से जो है वो कोलैप्स होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, देख ही रहे हो आप। अब लोगों ने जहां पर जंगल था वहां पर रोड बना दिए हैं, तो बायोडायवर्सिटी तो लॉस होगी ना। शहर बन रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, और बन क्या रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में देखिए, आप अपने खुद के शहर की बात करो, आप या अपने गांव की बात करो, कंपेयर टू आज से 10 साल पहले, आप देखो कितना ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है और एक्सपैंड हो रही है चीजें। इन सब चीजों को बंद करना पड़ेगा भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही चीज है, नहीं तो फिर बहुत स्थिति खराब होगी डेवलपमेंट के साथ साथ। मैंने आपको बोला ना कि अब स्थिति हमारी रिवर्स करने की नहीं है, इसलिए अब हम एडाप्टेशन की तरफ चले गए। याद आ रहा है कुछ थीम्स ग्लोबल लेवल पर जो समिट चलती हैं, उनकी थीम्स ही है एडाप्टेशन पर फोकस है सबसे ज्यादा। बहुत बुरी स्थिति है भाई। बस यही था, इसके अंदर और कुछ नहीं है। हमें सस्टेनेबल तरीके से जो है वो काम करना है, यही सब चीजों के बारे में बात की जा रही। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर जो है फोकस करो, कम मतलब ऐसे माइक्रो इरिगेशन पर फोकस करो, ऐसे क्रॉप्स का उपयोग करो, राइट, जो ड्रॉट टॉलरेंट हो। क्योंकि हम स्थिति को ठीक कर नहीं सकते, अर्बन प्लानिंग बेहतर करनी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पर ध्यान देना है, पॉलिसीज को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करो, है ना। सब सेक्टर जो है वो कोलैबोरेट करके जो है वो बेहतर सस्टेनेबल तरीके से काम करें। ठीक है, घड़ियाल कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक नंबर 4 है, और आज थोड़ा सा टाइमिंग की कमी है। और टॉपिक नंबर 5, ये फास्टैग एनुअल पास का याद आ रहा होगा आपको, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अब तो गडकरी साहब ने जो है वो ये कह दिया कि एक बार में पैसा जो है वो दो, और फास्टैग जो है वो लो। तो ये दो टॉपिक जो है वो कल कवर कराता हूँ। आज एक और टॉपिक मुझे 1 तारीख का कवर कराना था, जो मैंने जो है वो उससे रिलेटेड नोट्स बना लिए थे। गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम का एक टॉपिक था 1 अप्रैल का। बट ठीक है, टाइम की जो है वो कमी है, तो बस आज इतना ही रखते हैं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई उतना जो है वो रिवाइज करो। कल ये तीनों टॉपिक्स जो है वो पहले कवर होंगे, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की क्लास जो है वो शुरू होगी। बाकी ये दो टॉपिक्स उतने कुछ खास नहीं, सिर्फ सुनने वाले जो है वो टॉपिक्स थे। फास्ट टैक्स के बारे में आप लोग जो है वो जानते ही हो। घड़ियाल कंजर्वेशन यानी घड़ियाल जो है उसके संरक्षण के लिए हमने अच्छा काम कर ही दिया है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं गाइस, कोई बता सकता है? हाइपरसोनिक मिसाइल्स कमेंट बॉक्स पे जब इनके बारे में लिखकर बताओ। और ऑपरेशन सिंधु तो ये आप खुद ही बताएंगे, ऑपरेशन सिंधु के बारे में ट्राई करिए इसका आंसर देने की। और ये जो फतेह फतह जो है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल, तो इसके बारे में कल बताऊंगा मैं आपको। ऑपरेशन सिंधु को तो आप खुद ही बताओ कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। इस टॉपिक को पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ऑपरेशन सिंधु वाले टॉपिक को याद करो। ठीक है, अब हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। आज एक टास्क है, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, और टाइप्स ऑफ मिसाइल्स के बारे में पढ़ना आप, क्योंकि ये भी आपके जीएस पेपर 3 के जो सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है ना, उसके अंदर ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। जी, इवन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं पेपर 2 के अंदर। राइट, कि मिसाइल्स उनका टाइप्स क्या है, पेपर 3 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही वो। जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी का टॉपिक आता है एग्जाम में, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो पढ़ना ही है, ये आपके जीएस में पढ़ाया जाता ही है। अगर नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ रहे हो, तो ये पढ़ो भाई। ये सब टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ अलग से, वो लिखा करो, पता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। क्योंकि जो चीज करंट अफेयर्स में आती है ना, वही चीज आपके जनरल स्टडीज में पूछी जाती है। तो अगर करंट अफेयर्स में मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो टाइप्स ऑफ मिसाइल्स भी पढ़ लो आप। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात हुई है, तो कौन सी टाइप्स की मिसाइल्स होती है, बैलिस्टिक मिसाइल हुई, राइट। तो ऐसी ऐसे ये सब मिसाइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन, बस दैट्स इट। और इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैचेस को ज्वाइन करिए। मैं हूं कमलाक्ष झा, आपका एजुकेटर। अब साइन ऑफ करता हूं, मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।